आपने कभी ऐसी घटना सुनी होगी कि एक स्पोर्ट्समैन है जो बड़ा फिट है, स्वस्थ रहता है, खेलता है, अचानक से उसके सिर में दर्द होता है। उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर उसकी जांच करके बोलता है जी इसको तो कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है और कुछ महीने का ये मेहमान है और फिर गुजर जाएगा। तो माँ बाप को अंदाज़ा नहीं होता कि ये इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है। इनिशियल स्टेज जो होती है सबसे पहले वो डिनायल की होती है। नहीं जी, हमारा बच्चा तो स्वस्थ है, अभी तो खेल रहा था, इतना सब कुछ हो रहा था, इतनी बड़ी बीमारी उसे हो ही नहीं सकती है, डॉक्टर बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं पता और ये ऐसा कुछ नहीं होगा, सब बकवास है। तो हम इनिशियल स्टेज पर डिनाई करते हैं। फिर जब वो सिर दर्द ठीक नहीं होता, कोशिश की जाती है भी चलो कुछ दवाई दें, हो सकता है कुछ खा लिया हो, गैस चढ़ गई होगी, तो जुगाड़ लगाते हैं, कोई ना कोई दवाई देसी अंग्रेजी कुछ भी देते हैं। फिर कुछ दिन निकलते हैं तो ठीक नहीं होता, फिर वो तकलीफ़ रहती है और फिर सोचते हैं चलो ठीक नहीं हुआ, कोई नहीं, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर छोटी मोटी दवाई लिखवा लाते हैं, भी आप कुछ बस दवाई दे दो दर्द की, हो जाएगा ठीक, रेस्ट करेंगे, कोई थोड़े बहुत हो जाएगा ठीक। फिर भी ठीक नहीं होता, फिर सोचते हैं चलो टेस्ट करा लेते हैं और अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन और भी जो भी टेस्ट आते हैं, ये टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट में आता है और फिर किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो कहते हैं हाँ अभी कोई ना कोई समस्या तो है। और फिर कोई डॉक्टर ऐसा जिस पे विश्वास किया जा सकता हो, उस पे विश्वास कर लेते हैं और जब वो डॉक्टर बोलता है भी ये बड़ी गंभीर समस्या है, तो फिर हमारा अगला स्टेप होता है भी ऐसा है जी पैसा जितना मर्जी लग जाए इसे ठीक करो, ठीक होना चाहिए। उसके बाद भी इलाज चलता है, डॉक्टर बोलता है जी मसला पैसे का नहीं है, ये पैसे से हल होने वाली समस्या नहीं है। और तब हम एक्सेप्ट करने लगते हैं भी हाँ ये हमारे यहाँ जो नियर डियर है भी इसे कोई बड़ी गंभीर बीमारी है और इसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे इलाज हो। और कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो ठीक नहीं होता, तबीयत बिगड़ती जाती है, धीरे धीरे हम एक्सेप्ट करते जाते हैं और फाइनली उसकी मौत हो जाती है। और तब तक मानसिक तौर पे उसके जो प्रियजन हैं या नियर डियर वो ये मान लेते हैं भी हाँ इसकी मौत तो होनी ही थी। अब क्या है कि हमने अपने जीवन में सोचा था कि संत जी के ऊपर संकट, संत जी को कोई तकलीफ, सवाल पैदा ही नहीं है कोई कर दे। उन्हें हो गई थी जेल। अब इनिशियल जो हमारा रिएक्शन था वो डिनायल का था, जी ये संभव ही नहीं है, जज मूर्ख है, इसको कुछ नहीं पता कानून का, बेवकूफ़ होगा, कोई नौ सिखिया होगा, इससे गलती हो गई होगी। हम देखते ही हैं जजों से बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं और वकील भी आपको ऐसे ही कोई ना कोई बताएगा भी हाँ कुछ नहीं है, बकवास है सब कुछ। तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन था, अभी गलती हो गई होगी, हम यही मान रहे थे, मैं एटलीस्ट यही मान रहा था। और यकीन मानो मेरे लिए कानून काला अक्षर भैंस बराबर था। मैं उस समय मेरी उम्र 29 साल की करीब रही होगी। 29 साल में मैं कभी पुलिस स्टेशन के दरवाजे तक नहीं गया था, पुलिस वालों से कभी ढंग से मिला नहीं था। पुलिस क्या होती है, पुलिस कार्रवाई क्या होती है, पुलिस स्टेशन में क्या काम होता है, कैसे होता है, कोर्ट क्या होती है, कोर्ट की कार्रवाइयाँ क्या होती हैं, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। ऐसे में जो समस्या सामने दिख रही थी, ये समस्या कितनी विकराल है, कि कैसी है, ये इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता था मैं। लेकिन क्या है, हर व्यक्ति अपने आप में सबसे ज़्यादा समझदार होता है, वैसे ही मैं था। अभी जितना मुझे लगता था कि मैं समझ पा रहा हूँ, शायद सारी दुनिया उतना ही समझती है। मैं सोचता था भी चलो ये समस्या हल हो जाए, भी 3 दिन 4 दिन 5 दिन में 10 दिन जब भी है भी गुरुजी संत जी वापस आ जाएंगे। लेकिन जो 40-42 लोग मारे गए वो जीवित हो जाएंगे? क्या ये घटना वाकई में इतनी सिंपल है जितनी सिंपल मैं सोच रहा हूँ?
अब क्या है कि सवाल मेरे सामने बड़े उठ रहे थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक मरीज जब स्वस्थ अचानक से बड़ी बीमारी उसको बता दी जाए तो वो बड़ा सोचना ही नहीं चाहता। इसी तरह मैं बड़ी पिक्चर देखना ही नहीं चाहता था। मुझे लगता था भी नहीं, ये समस्या छोटी है, हल हो जाएगी और कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जो 42 लोगों की मौत है वो चुभती थी। सब कुछ हो जाएगा, नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी। जो इज्जत का उड़ा रहा है मीडिया चलो अपना, मीडिया का तो काम ही लोगों के आंसुओं पे रोटियां सेकना होता है। तो मीडिया वाले अपना जो चला रहे हैं ये भी रिकवर हो जाएगा, इसका कोई डैमेज नहीं है, ये भी रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन 42 लोग तो जीवित नहीं होंगे। अब ये चिंता ज़्यादा खा रही थी और ये चिंता बड़ा सोचने पे मजबूर कर रही थी, लेकिन बड़ा सोचना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ क्या है कि हमारे जो सोसाइटी है ये डेरा की एक प्रीमियम सोसाइटी है। 97-98 में डेरा ने सबसे पहली कॉलोनी ये बनाई थी और बड़ी प्रीमियम कॉलोनी, आज भी शहर की लगभग वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम सोसाइटी ये मानी जाती है। और इस सोसाइटी में डेरा के सारे VVIPs रहते हैं, तब भी रहते थे। और शुरुआत में तो सारे बड़े लोग थे डेरा के। धीरे धीरे सोसाइटीज़ 10-15 साल में एक दो और बनी तो कुछ लोग वहाँ शिफ्ट कर गए, लेकिन आज भी 95-98% लोग यहाँ पे डेरा के मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन्स ही यहाँ रहते हैं। और अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं भी 2017 की जो ये घटना मैं बता रहा हूँ, उस समय जो डेरा का एक VIP चेहरा था हनीप्रीत, उसका रेजिडेंस, उसकी फैमिली भी इसी सोसाइटी में रहती थी। तो ये उस लेवल की सोसाइटी है। अब इस सोसाइटी में क्या था, डेरा से बहुत सारे बैग भर भर के आते थे, ताले लगे होते थे, बड़े बड़े अटैची टायर वाले जो होते हैं, और बड़े बड़े बैग, भारी भरकम बैग होते थे। ये जो छोटे हाथी होते हैं इनमें लोड होके आते। ये अलग अलग घरों में भिजवाए जा रहे थे, क्योंकि हम तो बागी थे तो हमारे घर में तो कोई आया नहीं, लेकिन अलग अलग घरों में पहुंचाए जा रहे थे। दूसरा था जो लेडीज़ मेकअप करती हैं, उसमें जो महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स विदेशों से, जैसे इटली से, अमेरिका से, ऐसे बड़े बड़े देशों से इतने महंगे कॉस्मेटिक्स जो हमने तो कभी सोचे भी नहीं थे। मतलब 10 ग्राम की क्रीम है 5,000 रुपये की, ये इस तरह की क्रीमें, इस तरह के परफ्यूम्स, इतर, ऐसी सी चीज़ें, और डिज़ाइनर ड्रेसेस बहुत देखने में बहुत महंगी कॉस्टली लेडीज़ की ये ड्रेसेस भी आई थी और ये फ्री में लुटाई जा रही थी। कि भाई जिसने रखनी रख लो, जो सामान रखना है, तो लोग ले जा रहे थे। इलाके में कहने को कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन डेरा से गाड़ियां आ जा सकती थी। हमारे लिए कर्फ्यू इन हालातों में था कि हमारे घर के बाहर एक सड़क को जस्ट क्रॉस करके, लगभग 30-40 फीट की सड़क है, इसे क्रॉस करके सामने दूध मिलता था भी। और वो दूध रूटीन जो हम खरीदते हैं, वो दूध हम खरीदने नहीं जा सकते थे। जैसे ही उस सड़क के नज़दीक जाते थे पुलिस वाले डंडे मारते थे। तो ये कई दिन तक ये सिलसिला चल रहा था। उसके बाद डेरा की तलाशी हुई और अजीब था कि हमारी सोसाइटी, जो डेरा की सबसे प्रीमियम और VIPs लोगों की सोसाइटी है, ऑन रिकॉर्ड हनीप्रीत का रेजिडेंस भी इसी सोसाइटी में था, बावजूद इसके इस सोसाइटी की कोई तलाशी नहीं हुई। मैं अपने आप से सवाल जवाब कर रहा था कि अब होगा क्या ये समस्या छोटी है या बड़ी है। मोटे तौर पे मुझे ये समझ में आता था भी एक गुमनाम चिट्ठी है जो एक कंप्लेंट है, शिकायत है, और ये शिकायत कोर्ट ने सच मान ली। इसलिए ही तो गुरुजी को सजा हुई है, क्योंकि शिकायत और तो कोई नहीं है। तो ये गुमनाम चिट्ठी ही सब कुछ है। और अगर मैं ये मान के चलूं कि 25 अगस्त के दिन जो हुआ वो एक साजिश के तहत हुआ, क्योंकि जितने लोग मारे गए उनको जो गोली लगी वो या छाती में लगी थी, गर्दन में लगी थी, या सिर में लगी थी। मतलब उन्हें गोली जब मारी गई तो ये सोच के मारी गई भी इन्हें जान से मारना है। सरकारी रिकॉर्ड ये बताते हैं कि पुलिस ने गोली सेल्फ डिफेंस में नहीं चलाई थी। तस्वीरें ये बताती हैं भी गोली चलाने वाले ज़्यादातर लोग हरियाणा पुलिस के थे, ना कि
फोर्स के थे, सीआरपीएफ के कुछ लोगों ने गोलियां चलाई, लेकिन ज्यादातर गोलियां हरियाणा पुलिस के जवानों ने चलाई। और जब ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, इसका मतलब ये चिट्ठी भी तो प्री प्लान्ड है। अगर ये चिट्ठी ना होती तो ये सब कुछ ना होता। तो ये साजिश 25 अगस्त 2017 की नहीं है, ये तब से है जब से ये चिट्ठी अस्तित्व में आई है। तो हमें इस चिट्ठी के पीछे क्या है ये समझना है, तो हम 25 अगस्त 2017 की साजिश को डिकोड कर पाएंगे। थोड़े दिन बाद कोर्ट का जो डिटेल जजमेंट था उसकी कॉपी वायरल होने लगी थी व्हाट्सएप पे, और वायरल होते होते वो मेरे पास भी आई। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट और आया जिसमें क्वांटम ऑफ सेंटेंस लिखा हुआ था, वो कॉपी भी आई। मैंने उस जजमेंट को पढ़ा और जितना मेरे समझ में आता था मैंने उसको लिखना शुरू किया सरल भाषा में, कि इसमें जो बड़ी बड़ी गलतियां की गई हैं वो क्या हैं। और सीबीआई ब्लफ के नाम से मैंने एक आर्टिकल लिखा। बहुत लोगों के पास वो आर्टिकल पहुंचे और उससे एक धारणा उभरने लगी भी, ये जो कुछ हुआ है इसमें कोर्ट की तो बड़ी गलती है। डेरा की संगत इस चीज को एक्सेप्ट करने लगी। बाकी क्या है क्या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन कोर्ट की बड़ी गलती है ये चीज समझ में आती थी। अब था कि इस समस्या को सुलझाया जाए। समस्या शुरू होती थी गुमनाम चिट्ठी से, जिसमें कुछ आरोप लगाए गए हैं और किसने लगाए हैं ये पता नहीं। चिट्ठी को देख के ये समझ में आता है भी कोई डेरा की साध्वी है जो डेरा के कॉम्प्लेक्स में कई सालों से कैद है, जो किसी से बात नहीं कर सकती, जो किसी तक अपनी बात पहुंचा नहीं सकती, किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। इसलिए वो प्रधानमंत्री को किसी तरह शिकायत भेज पा रही है, लेकिन अपनी पहचान नहीं बता रही, क्योंकि अगर उसको लगता है भी उसकी पहचान सामने आई तो उसे मार दिया जाएगा। और वो इतनी पीड़ित है कि हर 20-25 दिन बाद उसके साथ बलात्कार हो रहा है, और वो ये कह रही है भी उसके साथ नहीं हो रहा, उसकी जैसी कई और साध्वियां हैं, लगभग सैकड़ों में हैं, जिनके साथ ही सब कुछ हो रहा है। ये एक चिट्ठी का प्रारूप है, लेकिन इस चिट्ठी को हम और आप तो इस तरह से पढ़ सकते हैं। कोर्ट ऐसे नहीं पढ़ती। कोर्ट इस चिट्ठी पे संज्ञान लेती। इससे पहले ये समझें भी कोर्ट संज्ञान ले रही है उसके क्या मायने हैं और क्या कोर्ट को करना चाहिए कानून के हिसाब से और क्या उसने किया। इससे पहले इस चिट्ठी को लिखने वाले व्यक्ति का माइंडसेट समझिए। जो लोग पुलिस के काम करते रहते हैं, पुलिस में आना जाना या पुलिस कोर्ट में कागज लगाने, जब वो कोई अर्जी लिखते हैं और एक आम आदमी जो पुलिस में आमतौर पे नहीं जाता, कोर्ट में नहीं जाता, वो जब अर्जी लिखता है तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे एग्जाम्पल लें कि एक आदमी किसी दूसरे के घर में गया और वहाँ कोई आदमी था, उसको थप्पड़ मार के वापस आ गया। अब जिसके थप्पड़ लगा वो पुलिस थाने में गया, उसने शिकायत लगाई भी फलाना आदमी मेरे घर में इतने बजे आया था जी, मेरे को थप्पड़ मार के चला गया, अभी मेरी शिकायत दर्ज की जाए। अब ये तो एक आम आदमी है, लेकिन अभी यही व्यक्ति जब कोई कानून से जुड़ा है या फिर कानून की समझ रखता है, वो इस शिकायत को कैसे लिखेगा? वो लिखेगा भी एक व्यक्ति है जो मुझसे रंजिश रखता है और कई दिनों से कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे, वो लोग मैंने अपने घर के आसपास भी देखे और एक दिन मैंने देखा कि वो लोग मेरे घर के आसपास थे और ये जो व्यक्ति मुझसे रंजिश रखता है ये आया। इसने उन लोगों से कोई बात की, बात करने के बाद वो लोग मेरे घर के नज़दीक आ गए और उसके बाद ये जो आरोपी है ये मेरे घर में दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद इसने मेरे घर का गेट अंदर से बंद किया और उस पर ताला लगा दिया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। उसके बाद ये मेरे घर के अंदर घुसा, मेरे कमरे में घुसा, मेरे कमरे को अंदर से बंद किया, मुझे बहुत धमकाया और मुझे कहा भी मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तुझे जलील करूंगा वगैरह वगैरह, मुझे बहुत गालियाँ दी। फिर इसने एक कपड़े से मेरे हाथ बांध दिए
और मैं डर गया क्योंकि इसने मुझे कोई डंडा दिखाया, कोई ऐसा हथियार दिखाया कि तेरा मैं इससे कत्ल कर दूंगा। मैं डर गया। इस डर में इसने मेरे हाथ पैर बांध दिए। इसने मुझे बिठाया, मुझे जान से मारने की धमकी दी, मुझे बहुत गालियां दी, मेरे माँ बाप को, सबको गंदी गंदी गालियां दी। फिर इसने मुझे खींच के थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद इसने मेरे हाथ पैर खोल दिए और जो सामान ये बांधने के लिए अपने घर से ही लेकर आया था, फिर इसने धीरे धीरे जहाँ जहाँ इसने हाथ लगाया था वहाँ से अपने निशान मिटाए, उंगलियों के निशान, या कोई भी सबूत ना रह जाए मेरे आने का। और धीरे धीरे सब कुछ किया। और जब मैं इसके पीछे भागा तो जो लोग पहले से मेरे घर की रेकी कर रहे थे या मेरा पीछा करते थे, उन्होंने मुझे रोक लिया और इसे पकड़ने नहीं दिया। और जाते जाते मेरा फ़ोन कहीं छुपा गया, जिससे मैं एकदम से पुलिस को बुला नहीं सका। और मैंने बड़ी मुश्किल से ये फ़ोन 2 घंटे लगा के ढूंढा और उसके बाद मुझे ये फ़ोन मिला। और फिर मैंने पुलिस को कांटेक्ट करना चाहा, या यूं कहो कि मैं अब थाने में शिकायत लिखाने आ गया। अब पहली शिकायत और दूसरी शिकायत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो दूसरी शिकायत है, कोर्ट की निगाह में इसमें बहुत सारी धाराएं हैं। रेकी करना, गुंडागर्दी करना, गैंगस्टर है, मतलब गैंगस्टर बनना, उसके बाद साजिश करके किसी को नुकसान पहुंचाने आना, ताला लगा के घर के अंदर बंधक बनाना, बंधक बना के डराना, जान से मारने की धमकी देना, हथियार दिखा के डराना, उसको ह्यूमिलेट करना, उसके परिवार वालों के बारे में बहुत कुछ बोलना, अनाप शनाप उसे बांधना, बंधक बना के, मतलब उसे शरीर से उसे फिजिकली बांध देना, बांध के उसे मतलब नुकसान पहुंचाना, थप्पड़ मारना, फिर जाना, सबूत मिटाना और पुलिस को कंप्लेंट देने से रोकना। और उसमें ये सब शामिल है। थोड़ा और शातिर व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, वो कुछ ऐसा भी लिखेगा कि जिससे पुलिस या कोर्ट की ईगो हर्ट हो, ताकि पुलिस और कोर्ट को लगे अच्छा ये हमें कुछ नहीं समझता, तो वो जल्दी एक्शन ले। तो वो क्या लिखेगा भी मैंने, जब वो बंदा मुझे मारने आया जी, मैंने उसे कहा भी मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, तो उसने मुझे धमकाया, अभी क्या औकात है पुलिस की, पुलिस को तो मैं यूं खरीद लूंगा, पुलिस मेरे खिलाफ जा ही नहीं सकती, तो होता कौन है। तो फिर कोर्ट में तो मेरे पास एक से एक वकील है, कोर्ट में जजों को क्या पता है, तो जैसा वकील मेरे बढ़िया हैं, मेरे पास पैसा है, मैं किसी भी तरह से चीज़ प्रस्तुत करूंगा। जज को बेवकूफ़ बनाना कौन सा बड़ी बात है, आज किसने देखा है बड़े बड़े लोगों को कहाँ सजा होती है। मतलब ये वो लिखेगा पुलिस और कोर्ट की ईगो को हर्ट करने के लिए, ताकि जल्दी कार्रवाई हो। तो लेकिन इस चिट्ठी को जब आप पढ़ेंगे, इस चिट्ठी में आपको ठीक इसी तरह का पैटर्न मिलेगा। ये चिट्ठी कहने को तो डेरा में एक बंधक साध्वी है जो लिख रही है, जिसका रोजाना या हर थोड़े थोड़े दिन बाद रेप हो रहा है, सालों से वो बंधक है, किसी से बात नहीं कर सकती और बड़ी मुश्किल से उसने चिट्ठी भेजी है। दूसरी तरफ वो अपना दुख बयान नहीं कर रही, वो एक इंफॉर्मेशन प्लांट कर रही है और इस इंफॉर्मेशन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा धाराएं बन सकती हों उतनी धाराएं बनाई जा रही हैं। तो मैंने इसको जब पढ़ा और आज मैं जो समझ सकता हूँ, करीब करीब 15 से 20 धाराएं इस चिट्ठी में बनती हैं। और कोर्ट, क्योंकि कोर्ट ऐसे इमोशंस पे या भावना में बह के ऐसे नहीं चलती, कोर्ट देखती है कि आरोप, मतलब कानून के हिसाब से ये मेरे पास कानून की किताब है, इस कानून के हिसाब से ये कानून ये तोड़ा जा रहा है और मुझे ये देखना है। तो कोर्ट को तो ऐसे देखना था कि भी कितने कानून कितने तोड़े गए, और लिखने वाले ने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा धाराएं लगे। फिर उसने ये भी कोशिश की कि सरकारी अफसर हो, पुलिस हो या कोर्ट हो, भी इनकी ईगो भी हर्ट की जाए कि देखो जी, जिस व्यक्ति के बारे में हम शिकायत दे रहे हैं वो इन सबको कुछ नहीं समझता है, कहता है मेरी तो जेब में है सब कुछ। तो ये भी एक मतलब इस चिट्ठी के अंदर मिलेगा। तीसरा जो रिलीफ मांगा गया है, मतलब हम कभी भी जब किसी कोर्ट में कोई भी एप्लीकेशन लगाते हैं तो आप देखना न्यूज़ जब उसकी आएगी तो उसमें सबसे मेन चीज़ जो होती है कि आप रिलीफ क्या मांग रहे हो, मतलब लास्ट में प्रेयर होती है, या प्रेयर क्या मांग रहे हो। तो उसमें एक तरफ वो साध्वी दिखा रही है कि उसके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है और कैसे उसकी जान को एक बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ वो जो रिलीफ मांग रही है, वो रिलीफ ये नहीं मांग रही कि मुझे बचाया जाए, वो रिलीफ ये मांग रही है कि मैं तो जनता को सच बताना चाहती हूँ,
यहाँ उसका फोकस है। मतलब क्या है कि ये चिट्ठी जिसने भी लिखी उसका ऑब्जेक्टिव था भी ज़्यादा से ज़्यादा धाराओं में केस जो हैं वो डेरा के खिलाफ या संत जी के खिलाफ खुले, खासतौर पे संत जी के खिलाफ ये खुले। दूसरा भी इसमें कोर्ट और सरकार की ईगो हर्ट की जाए पुलिस ऑफिसर्स की, ताकि वो इसे सीरियसली लें और हमदर्दी ना रखें डेरा से। तीसरा भी जब डेरा पे कार्रवाई हो एक तरह से, तब जो डेरा के समर्थक हैं या जो आसपास वाले लोग हैं, अगर वो बचाव की कोशिश करें या कुछ एक तरह से संत जी को सही साबित करने की कोशिश करें, तो उन सबको भी उनका जो मतलब साबित करना है वो गुंडों की दृष्टि से देखा जाए भी ये गुंडे लोग हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं। मतलब ये एक सेंस इस चिट्ठी में बनाया गया। हम इस चिट्ठी को सिलसिलेवार तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले एक दिलचस्प चीज समझिए। ये चिट्ठी सबसे पहले 8 मई 2002 को कैथल जिले के एक कलायत कस्बा है, उसके आसपास कोई गांव है, वहां पे सरकारी स्कूल का टीचर था जो पंजाबी पढ़ाता था, वो एक किराए के मकान में रहता था। उसके पास बाय पोस्ट ये चिट्ठी पहुंची 8 मई 2002 को। यही चिट्ठी इसी दिन एज पर रिकॉर्ड्स हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलियां गांव में एक और व्यक्ति था जो किराए के मकान में रहता था, उसके पास भी ये चिट्ठी पहुंची। तीसरा, पंजाब के बरनाला जिले में कोई व्यक्ति रहता था, उसके पास ये चिट्ठी पहुंची उसी दिन। ये हम नहीं कह रहे, कोर्ट का रिकॉर्ड बता रहा है। कोर्ट इन तीनों लोगों को इंडिपेंडेंट कंसीडर कर रही है, भी ठीक है चिट्ठी किसी एक आदमी के पास नहीं आई, अलग अलग आई, लेकिन ये तीनों लोग आपस में गहरे दोस्त थे। ये अपने आप में एक संस्था चलाते थे, जैसा ये कहते हैं, रिकॉर्ड्स में वो संस्था नहीं है तो उनमें ये नहीं है। तो इनका कहना था हम एक संस्था के तीनों ऑफिस बीरर हैं, मतलब पदाधिकारी हैं, और तीनों गहरे दोस्त हैं, तीनों नास्तिक हैं, तीनों डेरे की विचारधारा के विरुद्ध पहले से ही काम करते आ रहे थे। अब एक सालों से बंधक बनी साध्वी को ये किराए के मकान में रहने वाले छोटे मोटे सरकारी टीचर या मजदूर टाइप लोगों का पता होना और इनके ऊपर सबसे पहले विश्वास करना, ये अजीब था। दूसरा, इस चिट्ठी का फॉर्मेट देखेंगे तो ये चिट्ठी आपको गूगल पे मिलेगी, आपको देख के लगेगा भी ये टाइपराइटर से टाइप की हुई चिट्ठी है, और या यह कह लो भी कंप्यूटर से लिखी है, लेकिन ज़्यादा लगता है भी टाइपराइटर से लिखी है। लगभग 2 पेज में ये चिट्ठी आई है, और ये चिट्ठी जिस पेज पे लिखी गई है वो लीगल पेपर है, मतलब A4 साइज पेपर होता है, एक लीगल पेपर है, उस पर लिखी गई है। लेकिन जब कोर्ट के रिकॉर्ड्स की चिट्ठी हम देखते हैं तो उसमें जो चिट्ठी है वो 3 पेज पे लिखी गई है। उसका जो फॉन्ट है वो जो चिट्ठी फैलाई गई उसके फॉन्ट से अलग है। उसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो कोर्ट में चिट्ठी पहुंची है, वो कंटेंट भी चेंज किया गया है, मतलब कानून के हिसाब से थोड़ा सुधारा गया है। और चौथा, जो उसका फ्रेमवर्क है वो इस तरह से है जैसे कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट लिखा जाता है लीगल पेपर पे, उस पे पेज नंबर डाले जाते हैं, कैसे उस पेजिंग में इस तरह से पेजिंग होती है भी पहले पेज से ही पता चल जाए भी ये आगे पेज है, मतलब ये ख़त्म नहीं हुआ है। कुल मिला के हम ये समझें भी ये चिट्ठी एक ऐसे शख्स ने लिखी जो कानूनी तौर पे बहुत चालाक है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आम तौर पे जो रूल है दिखता है कि मैंने जो आजमाया है कि आप सुप्रीम कोर्ट को कोई चिट्ठी लिखो, और वो चिट्ठी मान लो आपने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखी है और आपने नीचे लिख दिया कॉपी टू सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद वो मामला कितना ही संगीन हो तो कोर्ट की जो
मतलब क्लरिकल ब्रांच है वो ये कह के चिट्ठी खारिज कर देगी भी ये तो चिट्ठी चीफ जस्टिस को लिखी ही नहीं गई, ये चिट्ठी तो प्रधानमंत्री को लिखी गई, हमें तो सिर्फ कॉपी भेजी गई है। तो इसलिए उस चिट्ठी पे वो संज्ञान नहीं लेते जल्दी जल्दी। और दूसरा, अगर उनको लिखी ना गई हो, मतलब कॉपी भी ना दी गई हो, वैसे ही भेज दी हो बाय पोस्ट, तो कहना ही क्या है। हाई कोर्ट में भी कुछ ऐसा ही नियम चलता है, क्योंकि चिट्ठियां हर रोज हजारों की गिनती में पहुंचती हैं। अब किस चिट्ठी पे संज्ञान लें, कितनी चिट्ठियां कोई पढ़ पाए, जितना संभव है करता है, लेकिन बहुत रेयर होता है भी कोर्ट अपने आप किसी चिट्ठी पे संज्ञान ले ले। ये जो चिट्ठी है, चिट्ठी को देखो आप, ये चिट्ठी ना तो हाई कोर्ट को लिखी गई, ना ही इसकी कॉपी हाई कोर्ट को भेजी गई। दोनों ही केस में चिट्ठी हाई कोर्ट के संज्ञान लेने का क्राइटेरिया टेक्निकली पूरा नहीं करती है। बाकी कोर्ट चाहे तो अखबार की खबर पे संज्ञान ले ले, लेकिन जो क्राइटेरिया टेक्निकल रखा गया है वो क्राइटेरिया ये चिट्ठी पूरा नहीं करती। ये लिखी किसने, यही देख लेते हैं। इस चिट्ठी में साध्वी लिखती है कि वो पंजाब की रहने वाली है और 5 साल से डेरा में रह रही है। मतलब 2002 में चिट्ठी लिख रही है तो 97 से लगभग डेरा में रह रही होगी 5 साल से, या 96 के एंड में आई होगी। और सेकंड स्टेप पे आए कि वो बीए पास है। अगर 97 में वो बीए पास थी तो करीब उसकी उम्र 25 साल या उससे ऊपर की रही होगी। वो कहती है कि मेरे घर के लोग सरकारी नौकरियों पे लगे हैं जिसे बर्खास्त करने की धमकी दी गई है। मतलब उसके घर के सदस्य किसी गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। इसके बाद उसने लिखा भी कोई गुरजोत नाम की साध्वी है जिसने सबसे पहले उसे भेजा, उसके बाद उसका रेप हुआ। मतलब और कोई उसे जाने या ना जाने, लेकिन गुरजोत नाम की साध्वी उसे जरूर जानती है। मतलब आप अंदाजा लगाओ भी ये सारी जानकारियों के साथ कितना मुश्किल था। उस समय डेरा में 129 साध्वियां थी। 129 साध्वियों में पंजाब की साध्वी कौन सी है और 25 साल से बड़ी उम्र की है। उसके घर के लोग सरकारी नौकरियों पे लगे हुए हैं। उसके पास एक छोड़ो 2-2 टाइपराइटर हैं। वो हिंदी टाइपिंग करना बहुत अच्छे से जानती है। मतलब कोई स्टेनो है, ट्रेंड टाइपिस्ट है, मतलब टाइपराइटर है, टाइपिस्ट है, और 2-2 टाइपिस्ट हैं। तो ऑब्वियसली हो सकता है कि डेरा के अंदर किसी ऑफिस को वो होल्ड करती है जहाँ उसके पास टाइपराइटर है। उसके पास ऐसी फैसिलिटी है कि वो लोग जहाँ किराए के मकानों पे रह रहे हैं उनका एड्रेस भी उसे मिल जा रहा है। और हाई कोर्ट में मौके का चीफ जस्टिस कौन है वो भी उसे मालूम है। और कहाँ कहाँ चिट्ठी भेजनी है, मतलब पोस्ट करनी है तो पोस्ट वो कर पा रही है चिट्ठी, क्योंकि एक चिट्ठी से वो कई चिट्ठियां बना रही है। तो उसके पास फोटोस्टेट मशीन हो सकती है, जेरोक्स मशीन, जहाँ से वो फोटोस्टेट भी करवा पा रही है। या फिर वो अकेली नहीं है, कोई उसका साथ दे रहा है बाहर से इस सब काम में, कोई उसके संपर्क में है जो बाहर से है। तो पर वो कह रही है कि मैं टेलीफोन पे बात ही नहीं कर सकती, किसी से मिल नहीं सकती, तो बाहर से संपर्क तो नहीं है। मतलब कुल मिला के जो भी ये सब कर सकता था डेरे के अंदर कोई साध्वी, तो वो किसी ना किसी बड़ी पोस्ट पे या बड़े ऑफिस को होल्ड कर रही है। ऐसे में वो किस तरह की बंधक है ये समझ से परे है। इसके अलावा उसने चिट्ठी में कहीं ये डिस्क्राइब नहीं किया भी जो बंधक बनाने के लिए मैन पावर इस्तेमाल हो रही है, उस मैन पावर में कौन लोग शामिल हैं, ये सब कहीं नहीं है। विक्टिमाइजेशन भी उसने अपना बहुत कम दिखाया है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्लांट की है। ये लेडी ये भी जानती है कि डेरा में 1990 के समय में कोई मर्डर हुआ था फ़कीर चंद का। और जो कहा जाता है 1990 नहीं लिखा है चिट्ठी में, लेकिन रिकॉर्ड्स में ये माना जाता है भी 1990 के आसपास फ़कीर चंद गायब हुआ था। तो मतलब वो भी ये जानती है उसके बारे में। तो इसका परिवार जो है वो 1990 या उससे पहले से डेरा से जुड़ा हुआ है। ये तमाम जानकारियाँ चिट्ठी खुद ब खुद रिवील कर रही है कि भाई ये उस लिखने वाली साध्वी की पहचान है। आज 23 साल हो गए हैं इस चिट्ठी को। 23 साल बाद भी
ना हाई कोर्ट, ना सीबीआई, ना कोई सरकार इस चिट्ठी लिखने वाली साध्वी को ढूंढ नहीं पाई। और स्पेसिफिक बोलें तो किसी ने भी ये एक बार भी कोशिश ही नहीं की कि इस साध्वी को ढूंढना भी जरूरी है, ये मारी जा सकती है। मतलब मोटे तौर पे आप ये समझ सकते हैं भी, ये पहले से हाई कोर्ट के जज को भी पता था, सीबीआई को भी पता था, सरकारों को भी पता था, सबको पता था भी चिट्ठी लिखने वाली साध्वी जो है वो डेरा के अंदर ना तो बंधक है और ना ही वो एग्जिस्ट करती है। ये चिट्ठी कोर्ट को लिखी भी नहीं गई, फिर भी कोर्ट हजारों चिट्ठियों में से इसका संज्ञान ले लेती है। इस चिट्ठी में बहुत सी साध्वियों की जान खतरे में, मतलब ये ऑन गोइंग क्राइम है। जैसे आप इस तरह समझिए कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, मान लो वहां पुलिस का जवान, कोई फौज का जवान होता तो वो क्या करता, वो आतंकवादी को गोली मारता या जिनको गोली लग रही है उनको बचाता, या फिर वो पहले कोर्ट जाता, कोर्ट ऑर्डर देती इंक्वायरी का, और इंक्वायरी के बाद कोर्ट का जो इंक्वायरी रिजल्ट आता उसके बेसिस पे कोई संज्ञान लिया जाता, और फिर भी करते करते 10 साल टपा दिए जाते हैं, फिर जाके कोई कोर्ट फैसला करती। ऐसा नहीं होता, ये ऑन गोइंग क्राइम है, किसी के साथ बलात्कार हो रहा है और एक नहीं है अनेकों लड़कियां वो कैद में है, बंधक हैं, और उनकी जान बचाना जरूरी है। अगर किसी को पता चल गया ये चिट्ठी लीक हो गई है तो क्या होगा, इससे पहले कुछ हो फटाफट वहां फोर्स भेज के उन आदमियों को निकाला जाए। वो बोल रही है हमारा मेडिकल करवा लो, हमारा मुआयना कराओ, मीडिया भेजो यहाँ पे, यही डिमांड कर रही है ना इसमें। लेकिन क्योंकि कोर्ट को पहले से पता था ऐसी कोई साध्वी है ही नहीं, तो इस तरह की कार्रवाई करनी क्यों है। अब कहने को कोर्ट न्यूट्रल थी, कोर्ट बायस नहीं होती, लेकिन इस केस में थी। मतलब कोर्ट को सब कुछ पहले से पता था कि क्या हो रहा है। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, चिट्ठी जो बोल रही है खुद ही अपनी बात को काट रही है। जैसे ये चिट्ठी की शुरुआत में लिखा भी सैकड़ों साध्वियों के साथ बलात्कार हो, दूसरी तरफ इसमें लिखा गया लास्ट में जाते जाते भी 30-40 हैं, 40-45 हैं, मतलब सैकड़ों नहीं है, 2 सैकड़ों का मतलब 200 से ऊपर हो जाएगा, तो मतलब वो 40-45 तक आ जाती है। फिर दूसरा ये है भी, जो ये लेडी है, जो भी ये साध्वी है, ये क्लेम करती है कि मैं हम लड़कियां आपस में बात नहीं कर सकती, अपने घर पे फ़ोन पे बात नहीं कर सकती, किसी को कुछ बता नहीं सकती। और एक खुद ही चिट्ठी में लिखती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को बताया लेकिन मेरे पेरेंट्स ने यकीन नहीं किया, पेरेंट्स उल्टा मेरे ही खिलाफ हो गए, वो तो अंधभगत हुए हुए हैं। मतलब आप मान के चलो भी जो उस लड़की के साथ, साध्वी के साथ हो रहा है चिट्ठी के हिसाब से, उस सब में उसके पेरेंट्स भी शामिल हैं। तीसरा क्या है भी, वो एक तरफ लिखती है भी जो मतलब गुरुजी हैं, डेरा के महाराज हैं जी, इनका सरकार पे, हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जो पंजाब के हैं वो इनके चरण छूते हैं और वो तो कुछ करने नहीं देंगे कार्रवाई। और फिर ये चिट्ठी की कॉपी सीएम हरियाणा एसपी सिरसा को भी भेज रही है। उसके बाद एक तरफ ये लिखती है कि मैंने सोचा भी भगवान ने आज मुझे बुलाया, आज तो मैं बड़ी खुश हूं कि मुझे भगवान ने बुला लिया है। फिर इसे ये बताया जाता है भी तुझे तो पहले से मालूम है कि हमने फकीर चंद का मर्डर करवा दिया था। मतलब ये साध्वी ये समझती है भी जिस व्यक्ति के पास मैं जा रही हूँ वो भगवान भी है, लेकिन वो मर्डर करवा भी देता है और सबूत मिटा भी देता है। मतलब ये सारी चीजें कंट्राडिक्ट कर रही है ना आपस में। एक तरफ वो साध्वियों से बात नहीं कर सकती, दूसरी तरफ उसे ये पता है कौन कौन से शहर की साध्वी घर चली गई है, ये भी मालूम है भी किसके घर पे किसने किसको क्या कहा और उसके बाद उसके साथ क्या सलूक हुआ, ये भी उसे पता है। मतलब वो अनजान लड़कियों के टच में भी है। इसके बाद उसे ये पता है भी कौन सी साध्वी की उम्र कितनी है, किसने कितनी पढ़ाई की है, किसने परिस्थितियों से कितना समझौता किया है। उसने ये मेंशन किया कि मुझे 2 साल बाद, मतलब 99 से मेरा रेप हो रहा है, सन 2002 तक हर 25-30 दिन बाद ये मेरा रेप होता रहा, लेकिन मुझे अब जाके पता चला भी जो साध्वियाँ चली गई उन सबके साथ ये हुआ है।
मतलब ये बेस यही बना दिया गया भी जो साध्वियाँ डेरा से गई हैं वो भी इसकी कैटेगरी में शामिल हो जाएं, लेकिन उनके ऊपर इतना डर है कि वो कुछ बोल नहीं पा रही। मतलब अगर हाई कोर्ट को संज्ञान लेना है तो हाई कोर्ट किस विक्टिम का संज्ञान ले? अगर विक्टिम उसे पता है कि अंदर है ही नहीं क्योंकि उसकी कार्रवाई इस हिसाब से नहीं है, अगर विक्टिम बाहर है तो तब उसे कोर्ट देखे भी उसने पुलिस को अप्रोच किया, उसने किसी कोर्ट को, छोटी कोर्ट को अप्रोच किया है, किसी सरकारी मंत्री वगैरह को अप्रोच किया, उसकी सुनी नहीं गई, उसके ऊपर कोई जानलेवा हमला हुआ या कोई दिक्कत आई तब तो समझ में आए। या फिर जिस चिट्ठी में, इस चिट्ठी में जिक्र किया किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसका कोई बयान आता जी मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ी थी जी, ये बात मैंने बोली थी, नहीं है ना, कुछ नहीं। अगर इस चिट्ठी को सच मान के कंक्लूड करें तो डेरा में करीब 40 से 45 साध्वियां ऐसी थी जिनका बारी बारी से बलात्कार हो रहा था और डेरा के महाराज द्वारा उनकी जिंदगी कथित तौर पर वैश्याओं जैसी बना दी गई है और वो नरक में जीने को मजबूर हैं। पहली बार कोई साध्वी धोखा खा के आस्था में गई तो समझ में आता है, लेकिन हर 25-30 दिन बाद जा रही है तब उसे मालूम है कि ये सब कुछ वहां होना है। इसका मतलब कोई ऐसा सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है जो इन साध्वियों को जबरदस्ती वहां तक पहुंचा रहा है इनकी इच्छा के खिलाफ। जबकि इसके उल्ट ये साध्वी कहती है कि साध्वियां डेरा से जा सकती हैं और वो गई भी हैं और कितने शहरों की गई हैं ये भी जिक्र किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो साध्वियां डेरा के महाराज द्वारा नरक जैसा जीवन जीने पे मजबूर कर दी गई हैं, उन्हीं साध्वियों के सामने अगर कोई साध्वी डेरा के महाराज के खिलाफ बोलती है तो वही साध्वियां डेरा के महाराज की शान की खातिर उस साध्वी की मार मार के रीढ़ की हड्डी तोड़ देती हैं। मतलब साध्वियां किस तरह की हैं, जो एक तरफ अपने साथ हुए बलात्कार की शिकायत कर रही हैं और दूसरी तरफ महाराज की आन बान शान के लिए उनके खिलाफ बोलने वाले की रीढ़ की हड्डी तक तोड़ देती हैं। तो ये तमाम चीजें इस चिट्ठी में हैं। फिर भी ये चिट्ठी कोर्ट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी तो भी आप खुद समझ सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं इस तरह से हाई कोर्ट के जज के ऊपर सवाल उठा रहा हूं, तो मैं आपको एक जिस जज ने इस केस पे, इस चिट्ठी पे संज्ञान लिया उसका प्रोफाइल बताता हूं जो मुझे इंटरनेट से मिला। ये जज का नाम था आदर्श कुमार गोयल। ये जज सुप्रीम कोर्ट के जज की पोस्ट से रिटायर हुआ और उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना और अब उस पोस्ट से भी रिटायर हो चुका है। इस जज के बारे में एक न्यूज़ आर्टिकल है और उसके मुताबिक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाने के लिए सरकार ने 6 महीने तक वो पोस्ट खाली रखी, इसी जज को देनी है। मतलब ये ऐसा जज था जो सरकार की चापलूसी करने में माहिर था, अपने फायदों के लिए, ऑब्वियसली न्यूट्रल नहीं था। दूसरा क्या है कि इसका एक फैसला ऐसा था जिसमें कोई केस हुआ होगा जिसमें दलितों की हत्या की गई थी अपर कास्ट लोगों के द्वारा और उसमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे, कोई केस हुआ होगा और इस जज ने सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए कुछ इस तरह का फैसला दिया जिससे अपर कास्ट के लोगों को रिलीफ मिले। तो ये खुद एक अपर कास्ट का है और ये समझ सकते हैं कि डेरा में, क्योंकि आमतौर पे आप देखोगे जो धार्मिक संस्थान है कहीं भी, तो जो दबे कुचले पिछड़े लोग होते हैं भी ये थोड़े दीन होते हैं, मतलब रिक्वेस्ट मोड में होते हैं। तो भगवान के सामने जो एक रिक्वेस्ट मोड चाहिए वो इन लोगों में ज़्यादा होता है। तो इनकी आस्था भी अपर कास्ट के लोगों के कंपैरिजन ज़्यादा होती है और इनकी साथ तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं, इसलिए ये आमतौर पे ज़्यादा धार्मिक संस्थाओं में जाते हैं। ये सिर्फ डेरा नहीं है, ये हर जगह आपको दिखाई देगा। तो डेरा क्या था? डेरा लोअर कास्ट के लोग जो भी जिनको कहा जाता है या दबे कुचले लोग,
इनको अपर कास्ट के बराबर दर्जा देता था, मतलब एक बराबर देखता था, बराबर स्टेटस रखता था सबका, एक साथ खाना खिलाते थे, एक ही जगह बिठाते थे, एक जैसा ट्रीटमेंट था सबके साथ। इसलिए डेरा में जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो शान से जाते थे, वो ये महसूस ही नहीं करते थे कि हम छोटे हैं। और दूसरी तरफ ये जज है जिसकी सोच अपर कास्ट के मुजरिमों को फ़ायदा पहुंचाने की भी थी, और लोअर कास्ट में किसी की हत्या हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम नहीं कह रहे, इस न्यूज़ आर्टिकल का जो सारांश निकलता है। तीसरा, जब ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पोस्ट पे आया, तब जो इसने फैसले किए वो फैसले, शुरुआती फैसले जो थे इसके, वो भी शक के दायरे में थे। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस जज ने इस चिट्ठी पे संज्ञान लिया उसका प्रोफाइल एक सरकारी चापलूस का प्रोफाइल है। सरकारी फायदे लेने के लिए वो समझौता कर सकता है। दूसरा, वो छोटी जात के लोग अगर मार भी दिए जाए तो भी ये आरोपी अगर ऊंची जात का तो उसको फायदा पहुंचाने की सोच रखता है, मतलब छोटी जात के लोगों से शायद नफरत करता है। तो इस तरह से एक प्रोफाइल है इस जज का। पूंजीपतियों को पैसा खाने की छूट दे सकता है, लगा सकते हैं भी करप्शन भी इसने किया होगा, और हो सकता है अपने निजी फायदे रिश्वत के तौर पे भी बनाए हों, पर क्योंकि अभी है नहीं किसी रिकॉर्ड पे। लेकिन क्या होता है, भी ईमानदारी और वफादारी का गुण जिसमें होता है वो आधा अधूरा नहीं होता। जिसमें ईमानदारी होगी वो हर तरह से होगी, जिसमें वफादारी होगी वो भी हर तरह से होगी। वो समाज के प्रति भी वफादार होगा, अपने पेशे के प्रति भी होगा, अपने रिश्तों के प्रति भी होगा, और किसी से एहसान लिया है तो उसके प्रति भी वफादार होगा। तो ये तमाम चीज़ें वफादारी के गुण में मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई वफादार है वो एक के लिए तो वफादार है, बाकियों के लिए बेईमान है, तो वो वफादारी का गुण नहीं होता, उसे समझौता कहते हैं। तो ऐसे में हम ये नहीं मान सकते भी एक तरफ ये जज इस तरह का प्रोफाइल रखता है तो इसमें वफादारी का गुण होगा न्याय करने के प्रति। खैर, ये तमाम चीज़ें ये तो मुझे समझा रही हैं कि ये चिट्ठी भी एक साजिश के तहत लिखी गई और 2002 में, और 2017 में जो आउटकम आया 25 अगस्त को, उसने इस चिट्ठी को एस्टैब्लिश किया। चिट्ठी पे संज्ञान एक पॉसिबल करप्शन दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली ये चिट्ठी पे जो फैसला है वो भी एक बड़े करप्शन का हिस्सा है। अब यहाँ से ये चीज़ तो समझ में आती है भी ये बीमारी जो है वो बड़ी है, मतलब हम डिनाई कर दें लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक्सेप्ट हमें करना था, लेकिन शुरुआत में ये समझ नहीं आ रहा था भी इसे एक्सेप्ट करें या ना करें। बड़े सवाल दिख रहे थे लेकिन दिमाग उस तरफ जा भी रहा था, लेकिन हम आंख बंद कर ले रहे थे कि हमें उस तरफ देखना ही नहीं है। भी जल्दी गुरुजी लौट आएंगे, और इस बीच कर्फ्यू खुल गया, चेकिंग ख़त्म हो गई, ज़िंदगी सामान्य होने लगी, और अब उसके बाद आगे क्या करना है मैं इस विषय पे विचार करने लगा।